हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर 11। इससे पहले ऑलरेडी हमने 10 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा 3वीं से 5वीं तक चलती है तथा विज्ञान जो कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक चलती है उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं लिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो पहले जानते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। याद रखना है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य यहाँ पे स्वयं प्रदीप्त का हो सकता है, ये खुद उस प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, इसका सेंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मानव और लकड़ी ये दोनों अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है। वो कहलाता है प्रदीप्त, और वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है उसे कहते हैं अदीप्त। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बताना यहाँ पे कि निम्न में से कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। आग, विद्युत बल्ब, दर्पण, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आग यहाँ पे प्रदीप्त वस्तु है, विद्युत बल्ब भी ये प्रदीप्त वस्तु है, जबकि दर्पण यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप ये है अप्रदीप्त वस्तु। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। बताना है मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा न्यूनतम करते हैं आँख के दृष्टि के बीच की दूरी, वस्तु और आँख के बीच की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर से कम करते हैं तो अब देखिए कि वस्तु आपका धुंधला दिखाई देना शुरू होता है या फिर बिल्कुल ही ब्लर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए आपसे कि मानव की सुस्पष्ट दृष्टि की जो मैक्सिमम है ना, उच्चतम जो दूरी है वो कितनी है, अधिकतम दूरी कितनी है, अधिकतम पूछा जाए तो कितना बताएंगे। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब अनंत दूरियों तक देख सकते हैं, जैसे सूरज को देखिए, चांद को देखिए, हम लोग देख पाते हैं कि नहीं। तो ये अधिकतम पूछा जाए तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, और न्यूनतम पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर। इससे कम करके देखेंगे तो वो चीज़ें ब्लर होने शुरू हो जाती हैं, आप देख सकते हैं रख करके। इसीलिए कहा जाता है कि वस्तुओं को जब भी रख पढ़े तो 25 सेंटीमीटर से दूरी पर रख करके पढ़ना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे परावर्तन के कितने नियम हैं, 2, 3, 4। तो ध्यान रखना है परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, परावर्तन के 2 प्रमुख नियम हैं। कौन कौन, तो ध्यान रखिएगा। परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। अब ये क्या है जरा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई रेखा है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये कोई दर्पण है, इधर इसका ये पॉलिश किया हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश का प्रतिबिंब आपतित हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से फिर ये परावर्तित हो जा रहा है इस एंगल से। तो इसका कहने मतलब ये है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक अभिलंब खींच लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है, कह रहा है यहाँ पे कि जो परावर्तन का पहला नियम है ये कहता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण यहाँ पे कौन सा बन रहा है, तो जब अभिलंब हमने खींचा तो इसके पीछे जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण कह सकते हैं। ठीक है, ये आपतन कोण है, आपतन कोण। और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये है आपका परावर्तन कोण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला नियम यही कहता है कि परावर्तन का नियम यही कहता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। हमेशा देखेंगे कि ये जो एंगल है अब इसके एंगल के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसे ये जो लाइन है ना, ये प्रकाश की जो रेखा है इसे कहते हैं आपतित किरण और इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, और ये आपका है अभिलंब। बात समझ में आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, ये जो है लाइन है ना, ये जो प्रकाश का जो किरण आ रही है इसे कहा जाता है आपतित किरण,
ये जो जा रही है वापस लौट करके उसे कहते हैं परावर्तित किरण, और इसके बीच में लोग जो लाइन खींच के रखें सीधी रेखा, ये इसे कहा जाता है अभिलंब। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एंगल है ये कोण है, हमें इसको बोलते हैं आपतन कोण, और ये जो वापस जा रही है जो एंगल बनाते हुए लौट रही है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम हो गया ये। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह का अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी एक ही तल में होते हैं मतलब कि जिस तल पे ये आ रहा होता है ना ये प्रकाश किरण, उसी दिशा उसी तल पर ये लौट जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कहने मतलब मेरा ये है कि अगर ये रेखा ऐसे आ रही है, प्रकाश की तरह से आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर से निकल नहीं जाएगा, मतलब कि ये इसके ऊपर क्या होगा, आपकी फेस की तरफ होगा। अब जहाँ से देख रहे होंगे तो यहाँ से किरण सीधा अगर निकले तो आपकी फेस की तरफ आएगा, तो उस तरह से नहीं आएगा क्योंकि उसका तल फिर बदल जाएगा। अगर इस तल से आ रहा है यानी कि इस सरफेस पे सटा हुआ आ रहा है तो इसी सरफेस से ये निकल जाएगा, और ये विलंब इसी सरफेस पे होगा, इसी तल पे होगा। ठीक है, तो दूसरा तल कौन सा यहाँ पे होगा, आपकी फेस की तरफ हो सकता है, झुका हो सकता है, यहाँ से इस तरह से झुका हो, तो ये दूसरे तल पे नहीं जाएगा, ये इसी तल पे झुका हुआ रहेगा। ठीक है, लाइक दिस हम ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ और भी कर सकते हैं समझने के लिए, हम कह रहे हैं कि दो तीली आप रखिए नीचे ज़मीन पे, ठीक है, और एक ज़मीन के कील की तरफ ठोक दीजिए, खड़ा कर दीजिए, तो तीनों क्या एक ही तल में है? नहीं, ये दो कीले देखेंगे दोनों ज़मीन से एक समय सटा हुआ भाग है, तो वो दोनों कहेंगे एक ही तल में है। लेकिन एक जो आपकी जो खड़ा जो कील की तरह ठोके हैं उसको खड़ा किए हुए हैं, वो आपका उसी तल में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, परावर्तन का दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह का जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होंगे, यानी तीनों एक ही साथ होंगे जहाँ भी होंगे, यानी जिस डायरेक्शन से आएगा, जिस तल पे आएगा उसी तल से वो लौट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का कौन सा नियंत्रित करता है। बताना है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाशीय किरणों को कौन नियंत्रित करता है, स्क्लेरा, रेटिना, आइरिस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या करता है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, ये वाला पार्ट देखेंगे यहाँ पे आइरिस है, ये वाला पार्ट है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ से प्रकाश जो होता है ना वो प्रवेश करता है, इस जो ब्लैक वाला देख रहे हैं ना, वहाँ से प्रकाश क्या करता है, इंटर करता है। तो आप देखेंगे धूप में जब जाएंगे ना तो ये वाला जो ब्लैक वाला जो पुपिल्स है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाएगा आपका। तो ये छोटा बड़ा कौन कर रहा है, एडजस्ट कौन कर रहा है, तो ये आपका आइरिस कर रहा है, ये बाहर वाला भाग, इसको छोटा बड़ा करने का काम आइरिस का काम रहता है। तो ये जो ब्लैक पार्ट देख रहे हैं ना, ब्लैक वाला पार्ट, वहीं से क्या होता है, प्रकाश इंटर करता है। तो देखेंगे कि जब अगर अंधेरा में जाएंगे तो आपकी आंखें ये वाला जो होगा बड़ा हो जाएगा, ये पुपिल से बड़ा देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इसे धूप में जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि धूप में जब जाएंगे तो उसे प्रकाश की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ज़्यादा यदि प्रकाश इंटर कर गया तो आपको आंखों को डैमेज कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, आइरिस इसको एडजस्ट करता है। ठीक है, और आइरिस जो होता है वो भी देखेंगे कि आँख का जो कलर है वो डिसाइड कौन करता है, वही आइरिस करता है। और स्क्लेरा कहाँ पे है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये स्क्लेरा है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे देखेंगे आप, सही आंसर क्या दिख रहा है यहाँ पे, आइरिस। स्क्लेरा तो होगा नहीं, एक रेटिना है, तो रेटिना पर क्या बनता है, यहाँ पे इमेज बनता है। आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट ये रेटिना है, ये वाला ये पार्ट क्या है, रेटिना है। जो प्रतिबिंब बनता है ये भी बनता है। ठीक है, और ये आपका लेंस होता है, यहीं से प्रभाव में ये प्रवेश करता है। ठीक है, प्रवेश करेगा और इस पर जाकर के यहाँ पे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे, रेटिना पे बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है कि इसका जो लेंस होता है, देखिए ये आपका ये लेंस है, थोड़ा सा रुकिएगा, ये आपका लेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेंस है। तो लेंस का देखिए किस तरह का ये, तो देखेंगे ये उठा हुआ भाग है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आभासी, वास्तविक या सामने। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। ठीक है, समतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों में देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है।
आभासी का मतलब क्या होता है? आभास होना, ऐसा प्रतीत होना कि ये यहाँ पे बन रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, इसका पीछे यहाँ पे ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है इस तरीके से, तो इसका दर्प जितना दूरी पे खड़ा होगा उतनी दूरी पे ये पीछे दिखेगा। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा, इस लगेगा इसको, इस व्यक्ति को लगेगा कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है दर्पण के पीछे। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए यहाँ से वास्तविकता क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसको दिख रहा है यहाँ पे कि दर्पण के पीछे इतना दूरी पर यहाँ पे खड़ा है, लेकिन वास्तविकता पीछे आके देखेंगे तो यहाँ पे कोई बंदा रहेगा क्या? नहीं। या किसी को देखने बोलेंगे तो यहाँ कोई दिखता है? कोई नहीं दिखता है। तो ये अब हास हो रहा है, आपको सिर्फ प्रतीत हो रहा है कि हाँ है, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। तो समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक है, इसका आभासी सही आंसर होगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्या? हाँ बनता है। किसमें बनता है? तो अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में और क्या क्या याद रख सकते हैं? तो समतल दर्पण में ये ध्यान रखना है कि जिस आकार का बीम होता है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। अगर इसकी हाइट अगर 6 सेंटीमीटर का है तो इसका जो प्रतिबिंब भी बनेगा वो कितना बनेगा? उसका प्रतिबिंब भी 6 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ और ध्यान रखिएगा कि इसका लेटरल थोड़ा सा क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। यानी कि एक तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा का मतलब है कि जैसा, अगर ऐसा नहीं है कि अगर प्रतिबिंब में अगर इस तरह से खड़ा है तो यहाँ पर इसका माथा नीचे दिखेगा और पैर ऊपर, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे उल्टा क्या दिखता है? पार्श्व उल्टा दिखता है। मतलब कि आपका ये जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पे राइट दिखाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि अगर जितना हाइट इसका है, अगर इसको पूरा इमेज देखना है इस दर्पण में, तो इस दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए? तो इसकी हाइट से क्या होना चाहिए? आधा से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इसका हाइट अगर मान लेते हैं इस इंसान व्यक्ति का 6 है, तो दर्पण का हाइट कम से कम 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ये दर्पण की जो लंबाई है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर के पूरा आप आकृति पूरा इस दर्पण में देख पाएंगे। ठीक है, बाकी वस्तु के आकार का आकृति बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है। और जितना दूरी पे खड़ा है दर्पण से, आप जितना दूरी पर खड़ा होंगे उतना ही दूरी पर दर्पण से पीछे बनेगा। सवाल भी बनाया जाता है यहाँ पे, कैसे? अगर ये सवाल पूछा जाए, कोई पूछ ले कि कोई दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण से कोई व्यक्ति 6 सेंटीमीटर के पीछे इधर सामने खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब उस इंसान से कितना दूर पर बनेगा? तो कितना दूर पर बनेगा? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो कहेंगे 6 पर बनना चाहिए, नहीं, क्योंकि पूछा जा रहा है उसी इंसान से, उसी व्यक्ति से। तो ये तो 6 पर खड़ा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये भी बनेगा। तो इसकी कुल लेंथ कितना हो गया ऐसे दोनों के बीच में? 12 सेंटीमीटर। अगर ये पूछा दर्पण से कितना पीछे बनेगा, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या ऐसा बनता है? आभासी बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे तो आभासी होगा, चाहे कोई भी दर्पण हो, अगर दर्पण से पीछे है तो आभासी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग प्राथमिक रंग होते हैं? बताना है श्वेत प्रकाश में कितने प्राथमिक रंग होते हैं। तो याद रखना है श्वेत प्रकाश में रंग तो होते हैं 7, लेकिन प्राथमिक रंग होते हैं कितना? 3। ठीक है, RGB। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं RGB। ठीक है, क्या हो जाएगा RGB का अर्थ? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, ये प्राथमिक रंग होते हैं। वैसे श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन प्राथमिक रंग पूछा है प्राइमरी कलर, तो प्राइमरी कलर 3 होते हैं RGB। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? बताना है आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। मतलब जो आँख से दिखता नहीं जिन लोगों को, उन लोगों के लिए कौन सी लिपि जो है प्रयोग में आता है या लोकप्रिय है? ब्रेल, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। तो याद रखना है इसके लिए ब्रेल लिपि है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इस तरीके में एक ऐसा मशीन होता है जिसमें क्या होता है कि लेटर को उभार करके लिखा रहता है, उठा हुआ भाग रहेगा, तो हाथ से स्पर्श करके पता कर लेता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ए लिखा हुआ है तो ए का क्या रहेगा? उठा हुआ आकृति रहेगा। ठीक है, जैसे स्पर्श करेगा तो जैसे लगेगा कि हाँ ए टाइप का लिखा हुआ है। तो बताया जाता है कि यदि इस तरीके से आकृति लिखा हुआ है तो यहाँ पर ए होगा, इस तरह से आकृति होगा तो ये बी होगा। तो इस तरीके से ये ब्रेल लिपि काम करता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण, बताइए क्या होगा इसका आंसर? परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण, बता चुके हैं। अगर ये इस तरह से कोई पृष्ठ है और यहाँ से लाके इस पर किरण लाके पड़ रही इस तरीके से, इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, आपतित किरण या फिर आपतन कोण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतित किरण। और यहाँ से ये लौट जाएंगी, इसको क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतन कोण क्या है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे पहले, ये अभिलंब हुआ, और यहाँ से जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा आपतन कोण, और ये कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। ठीक। अगला सवाल है, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, विक्षेपण प्रक्रिया से। कैसा? विक्षेपण प्रक्रिया से श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बता चुके हैं, उत्तल, अवतल या समतल। तो हमेशा याद रखना है कि मानव नेत्र में कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस पकड़ने का एकमात्र तरीका है, अब देखेंगे कि ये क्या होता है, उभार वाला रहेगा, ऐसा इस तरीके से, है ना, ऐसा लेंस रहेगा तो उभार वाला लेंस है, तो ये उत्तल लेंस। ठीक है। और अगर दर्पण रहेगा तो कैसा रहेगा दर्पण? ऐसा रहेगा, ये वाला भाग। अगर यहाँ पे क्या रहेगा? पॉलिश किया हुआ रहेगा, तो ये उठा हुआ भाग हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है। और यही चीज़ अगर लेंस रहेगा ऐसा, अगर यदि ऐसा है और इधर पॉलिश किया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो देखेंगे कि मानव में जो लेंस होता है कुछ ऐसा ही लगा होता है। ठीक है। तो ये पकड़ने का सबसे आसान तरीका, देखिएगा उसे उठल यानी कि उठा हुआ भाग रहेगा तो समझ जाना है कि वो उत्तल लेंस है। ठीक है, या फिर उत्तल दर्पण है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आइरिस में छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली, शंकु, कॉर्निया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसे कहते हैं आइरिस, परितलिका, माफ़ कीजिएगा, ये पुतली। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पुतली कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पुतली। ये वाला जो है ना छोटा भाग जो छिद्र होता है, जो पहले भी बता चुके थे ऊपर कोई किसी क्वेश्चन में, ये वाला जो छोटा भाग है इसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है, तो आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, इसका भी आंसर बता चुके हैं पहले ही। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस, परितारिका या कॉर्निया या फिर पुतली। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आइरिस। ठीक है, किसी भी मानव का जो आँख होता है उसका जो कलर होता है वो आइरिस पर डिपेंड करता है। ये वाला भाग, ये वाला भाग ये किस तरह का है? किसी का ब्राउन रहेगा, किसी का ब्लू रहता है ना। तो देखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? हमेशा होता है या कभी कभी होता है? तो ध्यान रखना है, हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर सदैव होता है, हमेशा होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? इसका भी आंसर बता चुके हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, आइरिस पर, या कॉर्निया पर? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना पर। ठीक है, कहाँ बनता है? रेटिना पर पड़ता है, जहाँ पे इसको बोलते हैं दृष्टिपटल भी कह सकते हैं रेटिना को। ये वाला आपका है दृष्टिपटल। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये पुतली है आपका, और यहीं से क्या होता है? प्रकाश प्रवेश करता है और जाकर के कहाँ प्रतिबिंब बनता है? इस दृष्टिपटल पर बनता है। और यहाँ से दृक् तंत्रिका होता है जो कि मस्तिष्क तक इसका नर्व्स जो होता है वो जुड़ा होता है, जो वहाँ तक बताता है चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जो लोग कहते हैं ना कि आँख का दान करते हैं, तो दान क्या करते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पे होता है? तो आप देख सकते हैं ये वाला जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये कह सकते हैं कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कॉर्निया, और उसी को दान दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, तापमान मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त उपकरण है? ट्रांजिस्टर, थर्मामीटर, पारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर। अगला सवाल है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 7, 6, 5, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये प्लूटो क्या है? प्लूटो इसमें शामिल नहीं है। प्लूटो को एक बौना ग्रह के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में समझिएगा क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला है मरकरी, ठीक है, मंगल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगल के बाद फिर बुध, मंगल नहीं, माफ़ कीजिएगा, मार्स मंगल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मरकरी, मतलब ये हो जाएगा आपका बुध। ठीक है, बुध के बाद फिर ये है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर यहाँ पे मंगल, फिर बृहस्पति, फिर ये है शनि, और ये है अरुण, और ये है वरुण। ठीक है, तो इस तरीके से 8 ग्रह देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? तो जो सूर्य तारे को जो चक्कर लगा रहे होते हैं उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, और ग्रह को कोई चक्कर लगा रहे उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो डिफिनेशन में पूछा जा सकता है कि ग्रह किसे कहते हैं, तो जो तारे के ग्रह चक्कर लगाते हैं ना उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चक्कर लगा रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल है। सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? दिएगा ऑप्शन में बताना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 1.6 इंटू 105 प्रकाश वर्ष, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह विकल्प के अनुसार कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, अभी मैप पर आप देखें तो ऊपर में क्या था? सबसे पहले था बुध। ठीक है, बुध के बाद क्या था? बुध के बाद था बुध, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, क्या हो जाएगा? शुक्र था। उसके बाद इस बार फिर क्या था? पृथ्वी, फिर मंगल, है ना, मंगल और फिर देखेंगे बृहस्पति था। ठीक है, मंगल, इस बार फिर बृहस्पति के बाद फिर शनि और अरुण वरुण इधर था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी के निकट पूछ रहा है, तो ये शुक्र हो जाएगा और मंगल, तो शुक्र भी और मंगल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्रम याद रखना जरूरी है। अगला सवाल है कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटे तारे दिखाई देते हैं, ये क्या है? धूमकेतु, उल्काएं हैं, या क्षुद्र ग्रह हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, ये उल्काएं हैं। कौन, क्या है? उल्काएं हैं। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटे तारे दिखाई देते हैं, ये इसे क्या कहते हैं? उल्काएं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे उल्काएं वगैरह का डिफिनेशन दिया हुआ है। जैसे क्षुद्र ग्रह क्या है? तो ये सौर मंडल में विचरण करने वाले ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपने आकार में ग्रहों से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के से बने चट्टानी पिंड हैं। इनकी स्थिति अधिकांशतः कहाँ देखने को मिलता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वह कहाँ देखने को मिलता है या कहाँ पाई जाती हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। धूमकेतु क्या है? तो धूमकेतु छोटे बर्फीले धूल के गोले होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु बर्फ धूल से बने होते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह चट्टान से बने होते हैं। बात करें उल्काएं के बारे में, तो उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले भी उल्का पिंड का जलता हुआ रूप होता है। वहीं उल्का पिंड वायुमंडल से गुजरने के बाद जमीन से टकराने वाला पिंड होता है। उल्काएं आमतौर पर चावल के दाने से बड़े नहीं होती, वहीं उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। उल्काएं वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाती हैं, वहीं उल्का पिंड वायुमंडल से गुजरने के बाद जमीन से टकराते हैं। तो जाहिर सी बात है, उल्का छोटे होते हैं उल्का पिंड के तुलना में। उल्का पिंड क्या होता है? इतने बड़े होते हैं कि वो ला करके पृथ्वी से टकराते हैं, जबकि उल्काएं क्या होते हैं? वायुमंडल में ही जल करके वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो उपग्रह होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक उपग्रह। जैसे कि सौर्य, ये था ना आपका आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट क्या था? उपग्रह था जो कि मानव निर्मित था। तो बताना है यहाँ पे प्राकृतिक उपग्रह कौन है। बृहस्पति तो आपका देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये ग्रह है। सूर्य क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा जो है आपका क्या है, ये प्राकृतिक उपग्रह है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, उपग्रह क्या है, ग्रह क्या है, तारा क्या है।
बस यही ध्यान रखना है, ग्रह और उपग्रह में अंतर, ग्रह और तारा में बस इतना ही सा अंतर होता है कि ग्रह का अपना मतलब प्रकाश नहीं होता है, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है सिर्फ। और तारे जनरली क्या होते हैं, ग्रह से बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन ग्रह नहीं है, बताना इसमें से कौन ग्रह नहीं है। तो सीरियस, मंगल, बुध, तो मंगल और बुध तो है, सीरियस नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे दूर ग्रह कौन है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, शनि, नेपच्यून या शुक्र। तो तीनों में से देखेंगे नेपच्यून क्या है, सबसे दूर का ग्रह है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह दिख रहा होगा आपको। प्लूटो नहीं है, प्लूटो हमारा ग्रह का भाग अब नहीं है, ग्रह में इसे शामिल नहीं किया जाता, ये बौना ग्रह में अब शामिल किया गया है। चलिए, अगला सवाल है, बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है, बताना है कि कौन सा ऊष्मा का सुचालक है। तो देखिए, दो तरह का होते हैं, तीन तरह के होते हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। पिछला वीडियो में हम पूरा डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ बताना आपको कि सुचालक क्या है, ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का सुचालक भी हो सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है ऊष्मा का सुचालक, तो ध्यान रखिएगा जितने तरह के धातु हैं वो सभी ऊष्मा का सुचालक होते हैं और विद्युत का भी सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, ये तीनों क्या हो जाएंगे, धातु हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगे, ऊष्मा का सुचालक, और विद्युत का भी सुचालक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये है बुध ग्रह। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बुध ग्रह। ठीक है, ये बुध ग्रह इसका सही आंसर है। चलिए, सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति। ठीक है, सुबह या शाम का तारा शुक्र। चलिए, अगला सवाल है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। सिंपल सा है कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं, इसको उपग्रह बोलते हैं। और कृत्रिम उपग्रह किसको कहते हैं, जो मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा जो बनाया गया है और जो ग्रहों की चक्कर लगा रहे होते हैं उसे कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इस सेशन का आखिरी सवाल है ये, किस ग्रह को प्रभात तारा कहा जाता है। प्रभात तारा कहें या शाम का तारा कहें, मॉर्निंग स्टार कहें, इवनिंग स्टार कहें, चमकता तारा कहें, ठीक है, इन सभी को कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, शुक्र ग्रह को प्रभात तारा, शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है, चमकीला ग्रह, ठीक है, चमकता ग्रह कहा जाए, कुछ भी कह ले। ठीक है, तो ये सभी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शुक्र ग्रह। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।